गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारे साथ शो में प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले भी जुड़ेंगे। इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के चौथी तिमाही के नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के CEO सुरेंद्रन चम्मेनकोटिल। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़ेंगे, उनसे करेंगे एक खास बातचीत। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा रुक करते हैं मार्केट का और निफ्टी 22,589 पर, लेकिन तेज़ी से अपने डे हाई से स्लिप होता हुआ और वीर वो शॉर्ट ट्रेड अब ग्रिप में होगी एक्चुअली। और बैंक निफ्टी भी स्लिप होता हुआ डे हाई से अच्छा खासा। मिड कैप इंडेक्स अब सिर्फ 50 पॉइंट नीचे आ गया मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली अब। और इंडेक्स की जहाँ तक बात है, इंडेक्स को संभालने में रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो इन दो स्टॉक्स ने क्लियर कट एक लीड ली है निफ्टी स्टॉक्स की जहाँ तक बात है। लेकिन जहाँ तक वीकनेस की बात है उसमें TCS सबसे ऊपर है और इवन दो इन्फोसिस एक्स डिविडेंड है, एक्स ऑफ दैट ऑल्सो थोड़ा सा डिक्लाइन वहाँ पर आई। LTI माइंट्री ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगी। इवन कोटक महिंद्रा बैंक जैसा स्टॉक थोड़ा वीक हो रहा है। और ब्रॉडर मार्केट में GMR एयरपोर्ट, मुथूट फाइनेंस ये कुछ स्टॉक जहाँ पर मोमेंटम है। लेकिन डाउन साइड पर अब इप्का लैब्स देखिए 6% नीचे हो गया है। और PFC, REC, IRCTC, PSUs, एक बार निफ्टी CPSE इंडेक्स देख लेते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी शायद मेरे ख्याल से अब डिक्लाइन आनी वीरू शुरू हुई है। ये PFC इस समय करीब 3.25% नीचे है। निफ्टी CPSE इंडेक्स 4.5% नीचे इस समय वीरू। निफ्टी डे हाई से 40, 50, 60, 65 पॉइंट नीचे आ चुका है मुझे, यानी शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई। और बैंक निफ्टी लगभग 250 पॉइंट नीचे है, तो वीकनेस बढ़ती हुई 225 अंक नीचे निफ्टी IT है। पैनल को रखिएगा स्क्रीन पे, आइए एक एक करके उनसे बातचीत करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे हमारे साथ प्रशांत सावंत, आशीष बहेती। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ इस वक्त अमोल अठावले, सुदीप शाह मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी। मेरा पहला ट्रेड है LNT, बिकॉज मार्केट में थोड़ा डाइसीनेस है। निफ्टी आज 150 पॉइंट ऊपर से यहाँ पे थोड़ा फिसल भी रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक्स जो हमें चूज करने चाहिए वो थोड़े लार्ज कैप साइड पे रहने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि LNT के साथ मैं जाना चाहूंगा, जो पिछले काफी दिनों से एक रिबाउंड में भी है और अब एक वापस से जो अप ट्रेंड 10 और 20 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी टिक रहा है पिछले 5-6 सेशन से। तो मुझे लग रहा है स्टॉक अब एक अच्छे स्ट्रक्चर में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से LNT में 3670 के स्टॉप लॉस से 3750 के टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो है M&M में भी हमने देखा है कि जो हिसाब से एक बहुत बड़ा रैली आया था पिछले 15 दिन में, उसके बाद आखिरी के ये जो 4-5 सेशन है वहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, पर मार्केट में जो हिसाब से थोड़ा सेलिंग आया है ऊपर के लेवल से, उतना ये स्टॉक में हमने नहीं देखा सेलिंग आते हुए। तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमें ये स्टॉक ये काउंटर में देखने मिली है। मुझे लग रहा है कि M&M में बाई किया जा सकता है 2510 के स्टॉप लॉस के साथ, और 2600-2620 के टारगेट्स एक या दो सत्रों में आ सकते हैं। ओके, LNT और M&M तो ये दो इस समय के प्रेफर्ड पिक्स। प्रशांत जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? जी अनुज जी, फर्स्ट पिक मेरा हेवल्स होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1855, 1855 और टारगेट होगा 1910, 1910 का। और नेक्स्ट पिक होगा मेटल्स में, जहाँ पे एक अच्छी डिप आई है वेदांता VETL, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 437, 437 का। टारगेट होगा 465। ओवरऑल मुझे इसका पैटर्न सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर में पसंद आ रहा है। सो वेदांता और हेवल्स, ये दो मेरे पिक्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी 6 ट्रेड्स हुए। आप चलते हैं प्रशांत जी के पास, सॉरी आशीष बहेती जी के पास। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, पहला जो पिक रहेगा वो है वोल्टास पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप अच्छा बना हुआ है और अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इसमें दिखने मिल रहा है। जहां मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी है, बट इसमें बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बरकरार है पूरे ट्रेडिंग सेशन में अभी तक। तो 1350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 1400 और 1440 के टारगेट्स के लिए। तो दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है उसका, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। 2820 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, 2930 और 2960 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब अमोल के पास चलते हैं। अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स?
अनुज जी नमस्ते। मुझे एक डीएलएफ अच्छा लग रहा है, रियल एस्टेट स्टॉक में थोड़ा एक्टिविटी भी है और अच्छे लेवल्स पे है, इनफैक्ट 810 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे 855 860 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 790 का। और दूसरा मुझे एक एफएमसीजी लीडर तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, 2368 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2480, इनफैक्ट 2500 तक भी जा सकते हैं, जो रिट्रेसमेंट लेवल है, जो भी करेक्शन हुआ था स्टॉक में, उतना आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2325। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रेड्स पूरे हो गए। अब एक काम करते थोड़ी बहुत स्पॉटिंग करते हैं जो चीज़ अच्छा कर रही है स्क्रीन पे। और लुक एट जीएमआर एयरपोर्ट्स 8490 पे, ये अभी भी दी हाई पर है। अदानी इंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस 2.5% ऊपर। एमएनएम ने अपनी शार्पनेस को और बढ़ाया 2563 पे, बट ट्रेड पे थोड़ा सा हम थिन इसलिए हैं क्योंकि मार्केट सिंक होता हुआ, और अब अगर आप देखें तो टेक्निकली अनुज ये प्राइस है 20 डे में, यानी उसको भी सरेंडर करने की थी। नहीं बिल्कुल। और जिस तरीके से मार्केट स्लिप हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, कल जो अगर जिस तरीके की नर्वसनेस थी मार्केट में, वो ओवरनाइट तो गई नहीं है। तो आज भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हैं जो अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कम करेंगे, ठीक है। और रैली अगर उनको मिल रही है तो ऑब्वियसली उस रैली में तो कम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए तो अगर, इसलिए मैंने कहा था कि वो उस समय की अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं आप। उस समय वो एक बहुत शानदार मार्केट ने, आप कहने को लोग कहेंगे कि सुबह वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया 22,500 650 का, लेकिन 650 का 653 तक ही तो गए ना। उतना तो ट्रेडर समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसके बाद जब वो स्लिप हुआ तब एक मार्केट ने आपको ट्रेड दिया। और अब देखते हैं वीरू, अगर ये कहीं रेड में ना चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्लिप हो रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी जिस तरीके से स्लिप हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स था, बैंक निफ्टी ने भी स्लिप होना शुरू हुआ है, और निफ्टी आईटी तो ऑलरेडी रेड में है ही, ठीक है ना। तो ये रहेगी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी। मैं अभी भी कह रहा हूँ एक और स्विंग मिलेगी आपको आज 3 बजे के बाद, वो असली स्विंग होगी जो 3 बजे के बाद आएगी, क्योंकि वो स्विंग वो बंदा लेगा जो एग्जिट पोल में गैप अप गैप डाउन के लिए प्ले करने वाला है, वो जो मनी एट रिस्क रखेगा। एग्जैक्टली। मीनवाइल अब निफ्टी बैंक जो है ना, वो कल की जो आखिरी की 5 मिनट की ट्रैजेक्टरी थी उसको ऑलमोस्ट ट्राई करता हुआ 48,784। याद रखिएगा कल के 1 घंटे में, इनफैक्ट 1.5 घंटे में बैंक निफ्टी 49,050 की ट्रैजेक्टरी से स्लिप होकर करीब 48,539 पे आया, फिर पुल बैक देखे 788 पे गया एग्जैक्टली इस प्राइस पे, लेकिन अब उसको सरेंडर करता हुआ। ये पेन आ कहाँ से रहा है आज, जरा थोड़ा सा उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कमेंस अपने लॉसेस को एक्सटेंड करता हुआ, ये सुदीप आपकी राय कमेंट्स पे क्या होगी? फाइनली आई मीन इस स्टॉक ने उस एवरेज को सरेंडर किया है आज इस सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन के पेन के साथ, जिसको इसने अपने पूरे ड्रीम बुल रन में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड किया था, दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अब तो वहाँ से एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। आपका टेक कमेंट्स पे? वीरू जी, जो हिसाब से रैली हुआ था पिछले 1-1.5 महीने में, और ये 2 ही दिन में अगर आप देखो तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंट, जो हिसाब से 2900 3900 से ये 3400 3500 के लेवल तक आ चुका है नीचे, और जो कन्विंसिंगली प्रेशर के साथ 20 डेमा के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे थोड़ा सेल ऑन राइज का मोमेंटम बन रहा है। और मार्केट को अगर हम ध्यान से भी देखें तो काफी मिड कैप्स ऐसे हैं जो बहुत चले पिछले 1-1.5 महीने में, वहां पे एक साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है कि काफी ट्रेडर्स दे आर टेकिंग मनी ऑफ द टेबल। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1-2 दिन हमें रुकना चाहिए। ओवरऑल अब थोड़ा सेल ऑन राइज का माहौल बन रहा है, जब तक ये 3580 3600 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अगला सपोर्ट जो है वो 50 डीएमए के आसपास आएगा, जो 3300 के करीब आ रहा है, 33 के आसपास। तो मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो डिप में 3300 या 3250 के आसपास कहीं पे भी मिलता है, वो एक अच्छा री एंट्री पॉइंट होगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। ओके, मीनवाइल निफ्टी अब सिंक होता हुआ लिटरली 56 पॉइंट ग्रीन में रह गया, और ये 56 पॉइंट पे चले जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में एक बार मूव्स आते हैं तो वो इसी तरीके से आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेट्रोपोलिस की बात कर लेते हैं। आय और मार्जिन उम्मीद से ज़्यादा बढ़ी हैं, और कोर बिजनेस रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ रही है, जबकि प्रॉफिट 10% बढ़ा है, लेकिन ये अनुमान से थोड़ा कम है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के CEO सुरेंद्र चेम्मनकोटिल जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। आपने मेट्रोपोलिस 2023 में ज्वाइन किया था, और शायद आई थिंक अब आप CEO का पद संभाले हैं। पहले तो ये बताइए कि इस बिज़नेस में आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ से, और इस बेस पर क्या नंबर्स आप डिलीवर कर पाएंगे?
good morning, and good morning to you and all your viewers. Yes, मैंने लास्ट ईयर जनवरी में ज्वाइन किया था, 2023 में ज्वाइन किया था। मैं अभी 1.5 साल हो गया है। अभी काफ़ी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अभी। इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग इंडस्ट्री लगता है मुझे। इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। खास करके आप देखोगे तो इंडस्ट्री काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। अभी सिर्फ 17-18% ऑफ द इंडस्ट्री इज ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, सो बाकी 80% प्लस इंडस्ट्री क्लियरली अनऑर्गेनाइज्ड है। ये अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज, अच्छा डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में पूरा कंट्री में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके वजह से मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी बिजनेस एक्सपैंड करने का काफ़ी स्कोप है आगे आने वाले सालों में। ओके, सुरेंद्रन जी, एग्जैक्टली एक होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, ये इसको आपकी ज़ुबानी ही समझना चाहेंगे हम। आज से लगभग 1.5 साल 2 साल पहले, स्पेशली पोस्ट कोविड, प्राइसिंग बहुत, अगर आप देखें, टाइट हो गई थी। बड़े प्लेयर्स पे अगर आप देखें की एंट्री हो रही थी। अभी प्राइसिंग कैसी है? प्राइसिंग और कंज्यूमर हैबिट आई मीन है कैसी? प्राइसिंग किस दिशा में जा रही है? एंट्री पॉइंट अब कितना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको न्यू प्लेयर्स का? और एक और चीज़, टेस्ट पर पेशेंट ये बीते 6 महीने में, साल भर में कैसे रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद काफी नया हेल्थ टेक प्लेयर्स, न्यू एज प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आए हैं। उन्होंने क्या किया कि काफी प्राइसेस काफी नीचे करके वेलनेस सेगमेंट में काफी प्राइस ऑफर करके काफी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कोशिश किया। लेकिन 2 साल में हेल्थ टेक प्लेयर्स को इतना लर्निंग्स मिला है कि उनको सिर्फ वेलनेस कस्टमर मिला है, वो भी लो एंड वेलनेस कस्टमर मिला है, और वो इलनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जब एक आदमी जब बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि मतलब कहाँ पे जाके क्या टेस्ट करना चाहिए। तो वो वाला जो सेगमेंट जो है कभी भी हेल्थ टेक प्लेयर्स को नहीं मिला। इसलिए हेल्थ टेक प्लेयर्स को लगा कि मतलब अभी ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्राइसिंग की वजह से नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने लास्ट वन ईयर में काफी प्राइसेस इंप्रूव किया है। सो 40-60% इंक्रीज किया है प्राइसेस हेल्थ टेक कंपनी में लास्ट 1 ईयर। तो प्राइसेस जो है, प्राइस एडवांटेज जो है, प्राइस की वजह से जो है कस्टमर को जीत सकता है, ये इंडस्ट्री में इतना संभव नहीं है। तो अभी हमने भी लास्ट जनवरी में जाके प्राइस इंक्रीज किया है। सो ओवरऑल इंडस्ट्री में प्राइस का थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी आया है पिछले 12 महीने में। सो मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस में बहुत ज्यादा अभी कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे आगे जाके कोई भी प्लेयर्स, बट अच्छा क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज और स्पेशलिटी सर्विसेज, गुड क्वालिटी वेलनेस, ये आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्री में अगर आपको सस्टेन करने के लिए है। हमारा अगर आप ग्रोथ देखिए, पिछले साल में हमने 9% पेशेंट वॉल्यूम ग्रो किया है, ये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। आप ये सोच के देखिए, जब ये पूरा प्राइस कंपटीशन हो रहे थे, उसी टाइम में हमने 9% पेशेंट वॉल्यूम इंक्रीज किया है। सो वो एक बहुत ही अच्छा स्टेबल पॉइंट है। आगे जाके भी हम ये जो वॉल्यूम का इम्प्रूवमेंट जो है, पेशेंट वॉल्यूम इम्प्रूवमेंट जो है, उसको पर हम ध्यान दे देंगे। वो कैसे करेंगे? हम आपको लेबोरेटरीज एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको कलेक्शन सेंटर एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको टेस्ट मेन्यू एक्सपैंड करना पड़ेगा। वो सब काम में हम लगे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल 8-9% वॉल्यूम ग्रोथ, पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाके दिखता है हमको। ये बहुत पॉसिबल सिनारियो है। और प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, हमने करीबन B2C सेगमेंट में और थोड़ा B2B सेगमेंट में मैंने 1 जनवरी से प्राइस इंक्रीज किया है। उसकी वजह से हमें 3% रियलाइजेशन बेटर मिल रहा है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी ये होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइसिंग का जो एडवांटेज आपको मिला है, जो जनवरी हमने प्राइस इंक्रीज किया है, उसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो रियलाइजेशन इंप्रूव करेंगे, तो आगे जाके क्लियरली मिड टीन ग्रोथ इस इंडस्ट्री में इस साल में मुझे दिख रहा है। दो पार्ट का सवाल एक आपसे पूछूंगा मैं। एक तो क्योंकि आप काफ़ी मुंबई में डोमिनेंट हैं, वहाँ पर अब कंपटीशन बढ़ रहा है। डॉक्टर लाल जो एक असेंशली पहले NCR प्लेयर था, उन्होंने सबअर्बन को एक्वायर किया और क्लियरली काफ़ी एग्रेसिव है। तो उसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? और क्या आपके प्लान्स हैं थोड़ी और मार्केट्स में एक्सपैंड करने का, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में? देखिए, जो प्लेयर की आप बात कर रहे हैं मुंबई में, वो तो पहले भी थे, वो अभी नया प्लेयर नहीं है, किसी और ने एक्वायर किया। उसकी वजह से हमारे लिए
मतलब मार्केट में अलग से कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज ये कंपटीशन पहले से भी था और आगे से भी रहेंगे, और हम लोग हमारा स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। तो अब आप देखा होगा हमारा मुंबई का जो ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर में सबसे अच्छा ग्रोथ है, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है मुंबई इंडस्ट्री में, मुंबई मार्केट में। तो मुंबई में जो है हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन, हमारा जो स्ट्रेटेजी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, उसको वजह से हमें ग्रोथ मिल रहा है। सो आगे जाके जो हमारा एक्सपेंशन जो है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ज्यादा रहेंगे, और स्ट्रेटेजिक मार्केट में, स्ट्रेटेजिक टाउन में हम लोग लैब्स लगाएंगे नॉर्थ और ईस्ट में। और जहां तक बात है मुंबई या वेस्ट और साउथ का, जो हमारा स्ट्रॉन्ग मार्केट है, हम लोग जितना डीप जा सकता है ये दोनों ज्योग्राफी में, साउथ और वेस्ट में, उतना डीप जाएंगे, और नॉर्थ और ईस्ट में हम वाइडर जाएंगे। हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रहेंगे आगे जाके। अच्छा सर, मैं एग्जैक्टली आपके जो फुटप्रिंट्स थे उनको देख रहा था। आई मीन FY23 में यू आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन आई थिंक 300 टाउन्स, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 600, डबल हुआ है ये डिजिट जो है। तो अब जब प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग होती है और रेवेन्यू पर पेशेंट आपका बढ़ रहा है, टेस्ट पर पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे, अगर आप देखें, मैं नंबर्स को देख रहा था सर, थोड़ा सा अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रखिए स्क्रीन पे। मतलब कितने और अभी आप अपने आई थिंक ब्रांचेस खोलेंगे, और ज्योग्राफिकल लोकेशंस थोड़ा सा उसको बताइए, वो स्प्रेड कहाँ कहाँ पे होंगे? देखिए अभी हमने एकदम एक माइलस्टोन अचीव किया है। हम लोग 200 लैब हमारा ओपन हुआ अभी पिछले महीने में। हम लोग 4000 कलेक्शन सेंटर्स अभी किया है, और 600 टाउन्स अभी टच किया है। लास्ट ईयर सेम टाइम में हम लोग 300 टाउन्स में ऑपरेट कर रहे थे, अभी हम लोग 600 टाउन पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो पूरा 1 ईयर के अंदर हमने 300 टाउन्स ऐड किया है। ये मोस्ट ऑफ दिस न्यू टाउन्स आपको टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपको मिलेंगे। सो हमारा जो एक्सपेंशन जो आगे जाके 600 टाउन से 1000 टाउन तक लेके जाना है अगले 2 साल में। सो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन खास करके सारा थ्रू आउट द इंडिया रहेंगे, बिकॉज अच्छा क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज इस कंट्री में अवेल करेंगे हम लोग। इसलिए हमारा जो ज्योग्राफी एक्सपेंशन 600 टाउन से लेके 1000 टाउन तक करेंगे। नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादातर फोकस रहेंगे, बट साउथ और वेस्ट में जितना मार्केट्स में अभी आगे डीप जा सकते हैं हम जाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है हमारा अगले 2 साल के लिए। और अभी आपके पास जो नेट कैश है वो अप्रॉक्सीमेटली बुक्स में है 117 करोड़ रुपए का, और कोई M&A एक्टिविटी, पॉसिबल टारगेट्स, आई मीन किसी भी लोकेशंस पे सर? यस, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। 25 पॉसिबल है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा टारगेट मिलेंगे, अच्छा एसेट मिलेंगे, हम बिल्कुल एक्विजिशन करेंगे। और देखिए एक्विजिशन जहां तक हमारा 2 लेंस से हम देख रहे हैं। एक तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नॉर्थ और ईस्ट में, अगर कोई भी अगर अच्छा टारगेट हमें मिलेंगे, हम लोग उसके ऊपर पूरा एक्विजिशन के लिए कोशिश करेंगे। या फिर कोई स्पेशलिटी ऐसे सेगमेंट स्किल सेट जो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो में, वो भी हमारे लिए एक्विजिशन का टारगेट है। तो हम लोग पूरा एक्विजिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 1 और 2 बोल्ट ऑन एक्विजिशन 25 में पॉसिबल है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़ गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट में करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, सभी इनमें इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनसे बात करते हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या करें इस समय मार्केट में? क्या फुल्ली इन्वेस्टेड रहें या थोड़ा कैश रेज कर लें इस बड़े इवेंट से पहले? आपका क्या व्यू है? देखिए, जब एग्जाम होती है तो उसके पहले वाले दिन ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जो प्रिपरेशन करी है वही करी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई एक दिन पहले कोई बड़ा व्यू लेने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो या डेटा पॉइंट नहीं है जिससे हम कुछ ज्यादा चेंज इन स्ट्रैटेजी एक्शन करें। तो मेरे ख्याल से जो हमारा कोर व्यू है वो लेके चले, और आफ्टर द एग्जिट पोल्स आर आउट वी कैन टेक अ फ्रेश कॉल। ओके, बट मिहिर जी, अभी मेरे ख्याल से शायद बिल्कुल सही कहा आपने कि इस इलेक्शन रिजल्ट्स या फिर आउटकम को लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंतित या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट पैरेलली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनका मूड ख़राब हुआ है। लुक एट डाउ, आई थिंक हाई लेवल से 2000 पॉइंट रिट्रेसमेंट। नेस्डैक को देखिए, IT निफ्टी IT ऑलमोस्ट CY24 के लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। US मार्केट का ये बिहेवियर, US में बॉन्ड यील्ड्स का जो मूवमेंट है, वो निफ्टी IT के लिए हमें थोड़ा चिंतित कर रहा है।
आपका निफ्टी आईटी पे व्यू, क्या अभी यहाँ से फर्दर डाउनसाइड खुल चुके हैं निफ्टी आईटी के लिए, आईटी स्टॉक्स के लिए? देखिए एब्सोल्यूट लेवल्स में मुझे इतनी डाउनसाइड नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन जो हमारा कोर व्यू है वो यह है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो बड़े देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाली है, न सिर्फ ये साल लेकिन अगले कई सालों के लिए। तो ये जब व्यू बनता है तो मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी जो हमारी डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं। तो आईटी सर्विसेज हैं, मेटल्स है, एनर्जी है, कमोडिटीज हैं, ये सारे जो सेक्टर्स हैं टिपिकली वो ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं परफॉर्मेंस वाइज। और मुझे लग रहा है कि जो आईटी सेक्टर में खास करके जो हमने 2021-22 में जो तेजी देखी थी वो एक वन ऑफ इवेंट था, जहां पे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह किया था, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ गई थी, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपनीज को अकोमोडेट करना पड़ा, ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना पड़ा, तो ताकि कनेक्टिविटी एक्सेट्रा बेटर करनी पड़ी थी, और वो भी काफी अर्जेंटली करनी पड़ी थी। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स थे कोविड के लिंक्ड, उसकी वजह से एक बंचअप हुआ था स्पेंडिंग का, उसकी वजह से हमने 2 साल अच्छी तेजी देखी आईटी में। लेकिन ये वन ऑफ इवेंट अब चल चुका है, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हो चुकी है। ऑफ कोर्स देयर आर सम पॉकेट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पे अभी भी काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन आईटी जो हमारी कोर सर्विसेज वाली जो सेगमेंट है वो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म नहीं करेगी। ओके अच्छा, एक क्योंकि हम इलेक्शंस के रिजल्ट से काफ़ी क्लोज हैं, पीएलआई, डिफेंस, रेलवेज, ये कुछ थीम्स रही हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया पिछले 5 साल में। क्या इस थीम में अभी भी बने रहें रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन वर्डिक्ट, या फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगी? देखिए अगर कोई रेजीम में चेंज नहीं आता है, जो करंट जो रेजीम है वही कंटिन्यू रहेगी, तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम बन रहा है ये सब में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी काफी फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे, आत्मनिर्भर बने, और खास करके जो स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स है उसमें न सिर्फ हम टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करें लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर लाएं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन के एक्सपोर्ट भी करें। तो मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है ये सब सेगमेंट्स में कि हम एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियली जो इसमें अपॉर्चुनिटी साइज है वो एक अलग मैग्नीट्यूड की खुल रही है। तो अगर ये रेजिम में कोई चेंज नहीं आता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेगी, तो ये सब जो सेगमेंट्स है उसमें और भी काफी साल तक हम ग्रोथ देख सकते हैं। ओके, मीनवाइल वीरू एक चीज़ कहूँगा मैं, थोड़ा सा मार्केट लोअर लेवल से वापस स्टेबल हुआ और एग्जैक्ट आज का जो पिवट लेवल था वहाँ से निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखाया है। स्लिप ज़रूर हुआ लेकिन फिर थोड़ा पिवट से बाउंस बैक आया। अब ये बाउंस बैक अगर नहीं टिका तो दिक्कत है। अब डी लो बेसिकली अब क्या है, अब डी लो और डी हाई ये दोनों मार्कर्स हो गए आपके 22,529 और 22,653। अब देखते हैं किस तरफ बेसिकली हम निकल रहे हैं यहाँ से। जी अच्छा, ये तो निफ्टी के थोड़ा सा हम चार्ट चेक ले लेते हैं इंट्राडे बी पे। मेरी जी एक और चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, वो स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज M&M सर अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। आप देखिए, चाहे वो ऑटो हो, चाहे आप फॉर्जिंग कंपनियों को देखिए, हम नंबर्स उनके सबके देख रहे थे। थोड़ा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कमजोरी के चलते थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन मोर और लेस ऑटो एंसिलरी बहुत अच्छे नंबर्स देखे गए इस बार। M&M ने मात्र 1.5 महीने के अंतराल में 500 रुपये का मूव दिया सर। मैं स्टॉक स्पेसिफिक होके नहीं, बट आपका व्यू ऑटो में जानना चाह रहा हूँ, और आपका झुकाव इस वक्त किस पे है? एंसिलरी पे, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे, टू व्हीलर्स पे? सर्टनली। तो हमें लग रहा है कि ये जो ट्रेंड बना है प्रीमियमाइजेशन का, वो ऑटो सेक्टर में भी हमें दिख रहा है। और दूसरा जो हम प्ले कर रहे हैं, और रादर मार्केट प्ले कर रही है, कि काफी सालों से रूरल सेगमेंट में हमें काफी ट्रैक्शन नहीं दिखी थी, काफी वीकनेस थी। तो अगर टू व्हीलर की अगर पहले हम बात करें तो टू व्हीलर के जो वॉल्यूम्स हैं वो अभी भी 2019 के वॉल्यूम्स से लोअर लेवल्स पे हैं। तो वहां तो मेरे ख्याल से काफी सालों से हम कहेंगे कि परचेज हुई नहीं है, डिमांड अभी पेंटअप है। और अगर मॉनसून ठीक हो गई, जो हमारी उम्मीद है,
और नई रेजिम नई गवर्नमेंट ने जो कंटिन्यू किया जो अपना पॉलिसी, तो मेरे ख्याल से रूरल की जो प्रोस्पेरिटी है वो धीरे धीरे करके वापस आएगी। और जो लो एंड कंजम्पशन था खास करके टू व्हीलर्स में जो हमें काफी वीक दिखा है, वो एक धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं 3-4 महीने से कम बैक कर रहा है। और अगर हम ये कहें कि इंडिया ग्रो कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि टू व्हीलर के वॉल्यूम जो है वो 3-4 साल से ग्रो नहीं किए हैं। तो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन की वहां पे स्टोरी बन रही है। और न सिर्फ पेनिट्रेशन, 4-5 साल में तो रिप्लेसमेंट साइकिल भी आ जाती है। तो टू व्हीलर्स में खास करके जो लोअर एंड पे हमने मंदी देखी थी, वो मेरे ख्याल से अब इंडस्ट्री वो मंदी से उभर रहा है। और जब 3-4 साल के डाउन टर्न से निकलता है तो मेरे ख्याल से ये और भी लंबा चल सकता है। तो ये बात हुई टू व्हीलर्स की। ट्रैक्टर्स और एसयूवीज वाले जो सेगमेंट है, वहां पे मुझे लग रहा है कि जो एसयूवी खास करके है वहां पे प्रीमियमाइजेशन चल रहा है। और वहां पे जैसे जैसे मॉडल लॉन्च करती है कंपनियां, तो मेरे ख्याल से वहां पे अच्छी ट्रैक्शन हमें दिख रही है। कार्स में सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें एक बड़ा बुलिश कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहां भी एक नॉर्मल ग्रोथ हम देख सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो ये ब्रॉडली हमारा ये कॉल है कि टू व्हीलर्स में बोथ प्रीमियम सेगमेंट भी चलेंगे और लोअर एंड सेगमेंट जो काफी सालों से वीक है वो भी अब धीरे धीरे टर्न अराउंड हो सकते हैं। तो टू व्हीलर्स में एक जो है वो टेलविंड ज्यादा लंबी चल सकती है। ओके, तो मीनवाइल वो जो थोड़ा सा रिकवरी आ रही थी वो टिकी नहीं, और ख़ास तौर से मिड कैप्स में अच्छा खासा प्रेशर इस समय आपको विजिबल है। और पीएफसी, आरईसी, आईआरसीटीसी ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब थोड़े से सेलिंग प्रेशर आने शुरू हुए हैं। मेहर जी, कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई करी हो जो आपने अपने म्यूचुअल फंड में रिसेंटली कुछ ऐड करे हो? स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए अगर आप थीम बताना चाहें तो। नई में तो इतना कुछ नई तो हमारा तो पूरा फंड ही नया है। वैसे देखे तो एनएफओ हमने लास्ट मंथ ही किया था। तो हमने 3 थीम्स पे प्ले किया था, जो हमने एनएफओ के टाइम पे बोला था कि जो फिजिकल एसेट क्रिएशन है वो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम है। तो हमारा काफी सारा एक्सपोजर इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रेलवे, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसमें हमारा एक्सपोजर है। तो ये हम we continue to be positive on that physical asset creation. सेकंड जो हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि प्रीमियमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन में ऑटो है, होटल्स हैं, ट्रैवल टूरिज्म है, कैपिटल मार्केट लिंक्स जो प्ले हैं जहाँ पे सेविंग्स को फनल किया जाता है, उसमें मुझे लगता है कि काफी साल एक रनवे है ग्रोथ का। तो उसमें भी हमारा एक्सपोजर है। और थर्ड इज जो सर्टन जो नई टेक्नोलॉजी, न्यू एज कंपनीज जो है, जहाँ B2C हो या B2B हो, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रही हैं या तो फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वहां भी हम काफी बुलिश हैं। और अगर हम देखें तो एक पॉकेट ऑफ वैल्यू हमें दिख रहा है वो फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग में है। क्योंकि 1 साल से ऑलमोस्ट जो है बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। बावजूद ये फैक्ट है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो एनपीए का कोई इश्यू नहीं है, बैलेंस शीट काफी क्लीन है। बट जो जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी है, उसकी वजह से जो मार्जिन प्रेशर जो मार्केट को लग रहा है, उसकी वजह से बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो स्लोली नॉर्मलाइज हो रही है, और जो लिक्विडिटी टाइट का सिनारियो है वो नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर में ईज आउट हो जाएगा। और जिस तरह से बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, तो एक अच्छी वैल्यू की जोन में आ गए हैं ओवरऑल, मैं कहूंगा बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज। तो इसमें एक मेरे ख्याल से एक पॉकेट ऑफ वैल्यू हमें दिख रहा है। मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और खैर अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इलेक्शन वर्डिक्ट में भी, उसके बाद आपसे होपफुली दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद। मार्केट इस समय वॉलेटाइल है, नर्वस है। डे हाई से अच्छी खासी स्लिप निफ्टी, बैंक निफ्टी और ख़ास तौर से ब्रॉडर मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। और मिड कैप इंडेक्स तो डीप इन द रेड, एडवांस डिक्लाइन खराब 1:2। और जिस तरीके के स्टॉक्स कर रहे हैं PSUs, PFC, REC, IRCTC, ये आपको बता रहे हैं कि थोड़ा मार्केट में नर्वसनेस है। और ये नर्वसनेस सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, ग्लोबल भी है। ग्लोबल प्लस डोमेस्टिक दोनों नर्वसनेस स्क्रीन पर। IT इंडेक्स फॉर एग्जांपल एट डेज लो। चलिए अब ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। या गुड मॉर्निंग अनुज। और अभी तो एक आध दिन ऐसा रहेगा और यही बाजार है, काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। सबसे पहले हेडलाइंस।